Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 6th. Chapter number 8, The First Empire, the Mauryas. ये वीडियो इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। आप सभी ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा। ये एम्पायर मगध में स्टार्ट हुआ। भारत में ऐसे कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे। अम्भी और पोरस ये आपस में क्या थे, बहुत ही बड़े घनिष्ठ शत्रु थे और आपस में लोगों के बीच में कोई एकता नहीं थी। और यह वह कालखंड था, वह समय था जबकि अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया पे आक्रमण किया था 326 बीसी में। उसने इंडिया के काफ़ी टेरिटरीज को जीत लिया था। बाद में वो ग्रीक का गवर्नर बन गया, ग्रीक गवर्नर ऑफ पंजाब में ग्रीक का गवर्नर बना। अंत में उसकी मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में हुई, 32 ईयर्स की एज में। राइज एंड ग्रोथ ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर द ग्रेट के डेथ के बाद इंडिया ने एक और बड़ी क्राइसिस को झेला। धनानंद, जो कि नंद वंश का राजा था, अंतिम राजा था, शासक था, उसकी जनता ही उससे घृणा करती थी। पंजाब में जो ग्रीक के गवर्नर्स थे वो भी पावर के लिए अपने साम्राज्य के लिए फाइट कर रहे थे। लेकिन कन्फ्यूजन क्या था कि एक क्षत्रिय लड़का जो चंद्रगुप्त था, उसने उन ग्रीक्स के विरुद्ध एक रिवोल्ट यानी विद्रोह शुरू कर दिया और जल्द ही उसने कौटिल्य यानी चाणक्य की मदद से नंद शासक घनानंद का भी अंत किया। वॉर विथ सेल्यूकस से जो युद्ध हुआ, इन 3005 बीसी में सेल्यूकस ने क्या किया, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक जनरल था, उसने अपने टेरिटरी को फिर से गेन करना चाहा, फिर से वो भारत पर आधिपत्य जमाना चाहता था। इसलिए उसने पंजाब में विद्रोह शुरू कर दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे एक बहुत ही बुरी तरीके से पराजय का सामना कराया और चंद्रगुप्त ने उसकी पूरी सेना को कुचल डाला और उसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को दिया। साथ ही साथ उसने अपनी पुत्री हेलेना को भी चंद्रगुप्त के हवाले किया, उसकी शादी उसके साथ कर दी। और साथ में ही एक ग्रीक गवर्नर अम्बेसडर मिला जिसका नाम मेगास्थनीज था। वो पाटलिपुत्र में अम्बेसडर बन गया। एक्सटेंट ऑफ एम्पायर किस तरीके से विकसित हुआ उसके बारे में हम देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वो एक बहुत ही पावरफुल रूलर था जिसके पास 700,000 सोल्जर्स थे और उसने अपनी शक्ति का विस्तार बंगाल से लेकर के पूरे ईस्ट तक किया, अफगानिस्तान तक। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉस्पेरिटी ऑफ रेन। राज्य में सबसे शक्तिशाली राजा होता था, उसके कई सारे मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री होते थे जो डिफरेंट, और कई सारे अमात्य होते थे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट में कई सारे ऑफिशियल्स होते थे जिनको अमात्य कहा जाता था। जो राज्य होता था वो कई राज्यों में डिवाइड होता था, जो देश होता था, किंगडम होता था, कई सारे प्रोविंसेस में डिवाइड होता था और हर प्रोविंस कई सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता था और कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट होता था कई सारे विलेजेस में डिवाइडेड होता था। और उस ऑफिशियल्स जो थे वो टैक्स को कलेक्ट करते थे और लैंड का रिकॉर्ड रखते थे, ज़मीन का लेखा जोखा रखते थे।
चंद्रगुप्त के टाइम पे लॉ और ऑर्डर अच्छे तरीके से बना हुआ था, कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। जो भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/4 कलेक्ट किया जाता था और आसानी से लोग दे देते थे अपनी इच्छा से। कई तरीके के ग्लास, स्टोन, कॉटन, वूलन, सिल्की, प्लेन, प्रिंटिंग पे बने हुए कपड़े जो थे वो विदेशों को भेजे जाते थे। जो शासक रहता था वो बहुत ही अच्छे महल में रहता था जो कि लकड़ी का बना हुआ होता था। बहुत अच्छे तरीके से सोने चांदी से उसे सजाया गया था। कई सारे आसपास कई सारे तालाब और टैंक होते थे, गार्डन भी होता था। लोग भी बड़े न्यायप्रिय थे और रेयरली यानी कभी कभी मान लीजिए बहुत ही मुश्किल से कभी चोरी वोरी की घटनाएं सुनाई देती थी। ब्राह्मण और बुद्धिस्ट जो थे, बौद्ध धर्म के जो मॉन्क्स होते थे यानी साधु होते थे, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था इस टाइम में। बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त के बाद शासक बना। उसके 2 पुत्र थे, सुमान और अशोक, जो तक्षशिला और उज्जैन के क्या थे, वायसरॉय थे। और इनका संबंध इजिप्ट, ग्रीक के किंगडम से बहुत अच्छा तरीके से था। सोर्स मटेरियल्स यानी हमें सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, कैसे हम मौर्य एम्पायर के बारे में जानते हैं, तो सबसे प्रमुख जो सोर्स है वो मेगास्थनीज का इंडिका, जो कि उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। उसने उस काल के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशंस को उसमें कलेक्ट किया है। दूसरा सोर्स क्या है, चाणक्य का अर्थशास्त्र है। उस समय के पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और मिलिट्री गवर्नमेंट के बारे में बताता है। और कई सारे बुद्धिस्ट जो रॉक्स हैं जो कि अशोक ने बनवाए थे, उसमें भी उसके बारे में, मौर्य काल के बारे में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं। और जैन काल के जैन लोगों ने भी, जैन धर्म के जो मॉन्क्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी अब उस किंगडम के बारे में काफ़ी कुछ अपने उसके बारे में बताया है, या उसके बारे में वहाँ से भी सोर्सेज मिलते हैं। और कई सारे सिक्के हैं जिनसे उस टाइम के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। अब हम अशोक के बारे में देखेंगे। अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक एक बहुत ही फेमस रूलर था और वह बिंदुसार का सन था, बेटा था, जिसने 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक भारत में शासन किया। 12 सालों तक तो उसने अपने राज्य का विस्तार करना नहीं शुरू किया, लेकिन बाद में 2061 बीसी में उसने कलिंगा तक अपने साम्राज्य को बढ़ा दिया। कलिंगा का वार जो था वो बहुत ही उसके जीवन में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इस वार में बहुत सारे लोग मारे गए। हालांकि अशोक इस युद्ध को जीत गया था, बहुत अच्छे तरीके से जीत गया था, लेकिन इससे उसके हृदय में बहुत तगड़ा परिवर्तन हो गया था और उसने धर्म का मार्ग अपना लिया। और इस युद्ध में उसके बाद जो उसने ब्लड सेट देख करके, लोगों का खून और रक्तपात देख करके उसका हृदय कांप गया और उसने यह निर्णय लिया कि अब वह लोगों की सेवा करेगा। अशोकास धम्म एक प्राकृत शब्द है जो कि संस्कृत से मिलता जुलता है, जिसका संस्कृत में धर्म जो वर्ड होता है उससे मिलता जुलता है, जिसका मतलब होता है धार्मिक कर्तव्य। अशोक ने जीत की कई सारी नीतियां बनाई, विजय नीति बनाई, जिसको धम्म विजय कहा जाता है, धम्म विजय भी कहा जाता है। और यही अशोक के जीवन का गोल भी था। उसमें नॉन वायलेंस, चैरिटी, मर्सी, ट्रूथ, टॉलरेंस एंड प्योरिटी। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, दानशीलता, दया, सच्चाई और सहिष्णुता और पवित्रता, ये उसके क्या थे, धम्म विजय के प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल ऑफ धम्म। और इस प्रिंसिपल को देखते हैं, धम्म प्रिंसिपल को। इसमें क्या था कि जो राजा होता है उसे अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखना चाहिए, और इसको पैट्रियार्किकल किंगशिप कहा जाता है, यानी अपने माता पिता, पहला इसमें क्या है,
फर्स्ट नंबर है ओबीडियंस टू मदर फादर एंड टीचर एंड एल्डर्स। जो आपके मम्मी पापा टीचर्स एल्डर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। सबके प्रति, जो बहुत ही पिछड़े लोग हैं उनके प्रति हमें दया दिखाना चाहिए और हमें अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हृदय की पवित्रता होनी चाहिए। फिफ्थ नंबर है पैसे का लालच नहीं होना चाहिए, विलासिता के बारे में बहुत नहीं सोचना चाहिए। और उसने केवल ये सब चीज़ें प्रीच ही नहीं की, यानी केवल उपदेश ही नहीं दिया, अपने खुद के जीवन में उसे अपनाया। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उसने धर्म यात्रा शुरू की और उसने कई सारे मिशनरीज को भेजा दूसरे देशों में। उसने खुद के बेटे को महेंद्र और डॉक्टर संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और उसने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। मौर्य पीरियड में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, ये वेल डेवलप्ड था। ये लोग बहुत ही अच्छे थे और उदार प्रकृति के का इनका व्यवहार था। इनका एम्पायर भी जो था, यानी इनका जो क्षेत्र था जिस पर ये शासन करते थे वो बहुत ही बड़ा था, विस्तृत था और भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से उसे रूल करते थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यानी जो केंद्रीय प्रशासन था वो कैसा था। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो किंग था वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी था और भी कई सारे पावर्स जो थे, जो उसके असिस्टेंट थे, मिनिस्टर थे, उनको दिया जाता था। प्राइम मिनिस्टर, पुरोहित, सेनापति, ये कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स थे। इन मिनिस्टर्स के अतिरिक्त कई सारे और भी लोग थे जो अध्यक्ष थे, जिनको सुपरिंटेंडेंट्स कहा जाता था। कौटिल्य ने कई सारे इस तरीके के ऑफिशियल्स को अपने बुक में मेंशन किया है। अध्यक्ष होते थे, स्वर्ण अध्यक्ष होते थे, स्टोर हाउस को भंडार गृह अध्यक्ष कहा जाता था और कॉमर्स को वाणिज्य अध्यक्ष कहा जाता था। इस तरीके से कई सारे ये सारी चीज़ें किंग के कंट्रोल में थी और कई सारे इसमें ऑफिशियल्स हैं जो इसको सुपरवाइज करते थे। अब हम देखेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था। उसको 5 तरीके से डिवाइड किया गया था, क्योंकि मौर्य एक बड़ा एम्पायर था और उसमें प्राची ईस्टर्न प्रोविंस, उत्तर प्रथा नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न प्रोविंस अवंती राष्ट्र, दक्षिण पथा साउदर्न प्रोविंस, कलिंगा प्रंथ वो कैपिटल तोसली। और ये जो इस पर सब पे क्या किया जाता था, अलग अलग शासक रूल करते थे या प्रोविंशियल, सबकी अपनी अपनी प्रोविंशियल कैपिटल्स थी और उस पर जो ये ऑफिशियल्स होते थे वो क्या करते थे, शासन करते थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंस जो थे वो कई छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड थे, जिनको अहर या विस्य कहा जाता था। प्रादेशिका जो था वो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था और कई सारे ऑफिशियल्स थे जो छोटे स्तर पे थे। राजुका और युक्ता ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ही आते थे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था ये देखेंगे। विलेज जो था वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का और इसको स्वायत्तता प्राप्त थी। इसके हेड को ग्रामिक या ग्रामीणी कहा जाता था और ग्राम सभा होती थी जिसको सही तरीके से बहुत ही आसानी से चलाया जाता था। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। इस समय सबसे ज़्यादा इस पर अटेंशन दिया जाता था, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी एडमिनिस्ट्रेशन पर दिया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली और सुवर्णगिरी ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण शहर थे, इन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मेगस्थनीज ने अपनी बुक में पाटलिपुत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया कि इसमें 30 मेंबर्स होते थे और बाद में इसको भी कई तरीके से डिवाइड किया था, जिसमें 6 बोर्ड्स होते थे जिसमें 5-5 मेंबर्स होते थे और उसमें भी हर बोर्ड में भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां दी जाती थी। जैसे बोर्ड ऑफ सेंसस था, इसमें बर्थ और डेथ के बारे में डिटेल्स को लिखा जाता था, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने की डेथ हो रही है शहरों में। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स,
ये इंडस्ट्रीज और आर्ट के बारे में कंसर्न थे, जुड़े हुए थे, उससे उसके बारे में जानकारियां रखते थे। बोर्ड ऑफ टैक्सेशन, ये कौन सी चीज़ें कितनी खरीदी गई, बेची गई और टैक्स कितना हुआ उस पर 10% का प्राइस लिया जाता था। बोर्ड ऑफ फॉरेनर्स, इसमें फॉरेनर्स जो बाहर से विदेशी आ रहे हैं, दूसरे शहरों से, दूसरे देशों से आ रहे हैं, उनके बारे में लेखा जोखा ये लोग रखते थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें किस तरीके से कॉमर्स रेगुलेट हो रहा है, चल रहा है, उसके बारे में, और मेजर्स किस तरीके से मापन हो रहा है, तौल नाप जोख सही है या नहीं, उसमें लोगों को लाइसेंस और ट्रेडर्स को लाइसेंस वैसेंस देने के लिए किया जाता था, बनाया गया था। बोर्ड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, यानी एक बोर्ड ऐसा भी था जो क्वालिटी को माप करता था कि किस क्वालिटी की चीज़ें दी जा रही हैं लोगों को। सैन्य प्रशासन कैसा था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। चंद्रगुप्त जो कि फर्स्ट मौर्यन एम्परर था, उसकी बहुत विशाल सेना थी जिसमें कई सारे तरीके के सोल्जर्स थे। उसकी आर्मी में 600,000 इन्फेंट्री थे और 30,000 कैवलरी सोल्जर्स थे, 9,000 एलिफेंट सोल्जर्स थे, 8,000 चैरियट्स थे, यानी जो रथ हाँकने वाले थे या रथ थे। और इस तरीके से उनको 6 बोर्ड्स में डिवाइड किया गया था और उनका देखभाल करते थे, और लोगों को, सोल्जर्स को कैश दिया जाता था और साथ ही साथ इनाम भी दिया जाता था। सोर्सेज ऑफ स्टेट इनकम, यानी किस तरीके से इनकम प्राप्त होता था स्टेट को, राज्य को। कई सारे टैक्स थे जिसमें जैसे फार्मर्स थे, चरवाहे थे, कई सारे कपड़ा बुनकर थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। इनसे 1/4 से लेकर 1/6 तक लिया जाता था, और इस तरीके से काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती थी राज्य की। कई सारे ऐसे माइंस, फॉरेस्ट, पोस्चर लैंड थे जिससे कि उनके पर्याप्त टैक्स मिल जाता था। कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र से काफ़ी कुछ उस समय के टैक्सेशन के बारे में हमें पता चलता है। ट्रिब्यूट के बारे में देखेंगे कि हालांकि ट्रिब्यूट जो था वो रेगुलर बेसिस पर नहीं दिया जाता था, लेकिन ये भी एक प्रकार का टैक्स था जो कि कलेक्ट किया जाता था, और ये इच्छा पर, लोगों के इच्छा पर डिपेंड होता था। आर्किटेक्चर किस तरीके का था उस समय, आर्किटेक्चर किस तरीके का था मौर्य काल में, उसके बारे में देखेंगे। मौर्यों ने कई सारे स्तूप, विहार और पिलर्स बनवाए, जिसमें स्तूप जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट था आर्किटेक्चर का, जिसमें कि क्या था कि एक ढेर होता था जिससे माउंड होता था, उसे क्या किया जाता था, किसी भी मॉन्क्स होते थे, साधु होते थे, संत होते थे, उनके टॉम्ब को रखा जाता था, या यूँ कह सकते हैं कि उनका जो फ्यूनरल माउंट्स होता था वहीं बनाया जाता था। सांची का स्तूप जो कि भोपाल के पास है, ये बहुत ही प्रसिद्ध स्तूप है, और इस टाइम में ही, मौर्य पीरियड में ही ये बना था। अशोका ने 80,000 स्तूप बनवाए थे, कई सारे स्टोन पिलर्स भी बनाए थे। सारनाथ में भी, जो कि वाराणसी में है, ये स्तूप यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इसे हमारा लैंड कैपिटल ऑफ अशोक का जो नेशनल एम्बेलम है वो भी अशोक के उससे लिया गया है, और इसके बीच में नेशनल फ्लैग है जो कि अशोक के काल को दर्शाता है। डिक्लाइन ऑफ मौर्यंस, किस तरीके से मौर्य काल का पतन हुआ, मौर्य एम्पायर का पतन हुआ, उसके बारे में देखते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद काफ़ी बदलाव आने लगा, और उसके जो क्या कहते हैं, बाद के जो किंग थे वो उतने पावरफुल नहीं थे, वो दिनों दिन कमज़ोर होते गए, और फाइनेंशियली जो स्टेट था वो वीक होने लगा। और जो लास्ट मौर्य था, किंग था, वो उसका नाम था किंग बृहद्रथ, जो कि कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग द्वारा मार दिया गया, और बाद में वो ही क्या हुआ, मौर्यन डायनेस्टी अंतिम पड़ाव पर आ गई, ये मौर्य एम्पायर का पतन हुआ इस तरीके से। अब एक्सरसाइज हम देखते हैं इस चैप्टर का। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मौर्यन डायनेस्टी फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंडेशन रखा गया, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सही है। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी।
अशोक इज कॉल्ड, अशोक को हम क्या कहते हैं? अमृत गाथा, अमित्र घटा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द दीज वॉज नॉट पॉसिबल काज फॉर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर? ऑप्शन नंबर बी होगा, देयर वॉज रिपीटेड अटैक्स बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। अशोकाज एम्पायर इंक्लूडेड द किंगडम्स ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ, साउथ कट करके नॉर्थ आल्सो। क्वेश्चन नंबर 2, मेगास्थनीज सेंट टू द ग्रीक एम्बेसडर सेल्यूकस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। द थर्ड, लैंग्वेज यूज्ड इन अशोकाज एडिक्ट्स इन प्राकृत। फोर्थ, कलिंगा war has completely changed Ashoka's life. Mauryan Empire was completely destroyed after the death of Ashok. Fill in the blanks with the appropriate word from the list. Alexander the Great invaded India in 362 BC. Chandragupta was succeeded by his son Bindusar. Next है, the Kalinga war brought a complete change in Ashoka's life. Ashoka sent missionaries to various countries. Fifth number, Brihadrarath was the last Mauryan ruler. Match the following. Seleucus जो था वो गवर्नर ऑफ ग्रीक टेरिटरीज, डी में मिला देंगे, मैच कर देंगे। मेगास्थनीज जो सेकंड नंबर है वो इंडिका। बिंदुसार थर्ड नंबर हम मिलाएंगे किसमें? अमृत घटा। और चाणक्य अर्थशास्त्र, द धम्म ये फर्स्ट में, कंबाइंड एसेंस ऑफ रिलीजन्स। ट्रू फॉल्स बताना है। धनानंद वॉज द लास्ट नंद रूलर ऑफ मगध, सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इन 305 BCE सेल्यूकस डिफीटेड चंद्रगुप्त मौर्य, ये फॉल्स है। ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड लॉ एंड ऑर्डर वॉज वेल मेंटेन, ट्रू है। 4 नंबर, बैटल ऑफ कलिंगा ब्रॉट अ कंप्लीट चेंज इन अशोकाज लाइफ, ये ट्रू है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।